हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले 2025 में, है ना, उन लोगों के लिए फिलहाल मैं काफी सारे मटेरियल लाने वाला हूं, है ना। पिछले क्लास में पिछले एक दो दिन पहले मैंने 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड किया था, ठीक है। अब सीयूटी पीजी का जो 2023 में एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा 2023 में दो बार एग्जाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, ठीक है, दो शिफ्ट में हुआ था। पहला शिफ्ट हुआ था 6 जून को, दूसरा शिफ्ट हुआ था 25 जून को। तो हम लोग आज 6 जून वाला जो प्रश्न है उसको देखने वाले हैं, है ना। कुछ पार्ट्स में आएंगे, 15-15 क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा अच्छे से, है ना, बहुत काम देगा आपको। मैं 2023 का शिफ्ट वाला शिफ्ट 1 का भी करूंगा सॉल्यूशन, शिफ्ट 2 का भी करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसका भी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा इसी चैनल पे, है ना। तो अगर आप सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ना, 2023 में जब एग्जाम हुआ था तो शुरुआत का 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड था और क्वेश्चन नंबर 26 इकोनॉमिक्स का था, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे आज, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है। कह रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट में कौन सा सही कौन सा गलत है ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट 1 है, कहता है ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, है ना, विथ एन इंटरसेप्ट। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल मतलब हम लोग बोल सकते हैं वाई आई इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, राइट। कहता है रिग्रेशन स्लोप when multiplied by the explanatory variable x will give the predicted y। देखिए, यहां पे कहना ये चाह रहा है ना कि जब प्रिडिक्टेड y निकालते हैं, है ना, मान लीजिए उसको y कैप मान लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे? स्लोप जो है, स्लोप कोफिशिएंट हमारा बीटा, मान लीजिए इसका एस्टिमेटेड जो स्लोप है बीटा कैप, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कह रहा है कि आएगा हमारा क्या, प्रिडिक्टेड वाई। ये तो गलत है ना। प्रिडिक्टेड वाई आपका क्या होगा? प्रिडिक्टेड वाई वाई कैप इक्वल्स अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई, ये होना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास इंटरसेप्ट अल्फा है तो उसका एस्टिमेटेड वैल्यू कुछ तो होगा ना, अल्फा कैप कुछ तो वैल्यू आएगा। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। दूसरा कहता है, इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल द रिग्रेशन स्लोप इंडिकेट बाय हाउ मेनी यूनिट y इंक्रीजेस व्हेन गिवन 1 यूनिट इंक्रीज इन x। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ बीटा कैप क्या दिखा रहा है? बीटा कैप दिखा रहा है कि एक्स आई में अगर एक यूनिट का चेंजेस हुआ तो वाई आई में कितना यूनिट का चेंजेस होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। 1 करेक्ट बट 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, वैसे क्वेश्चन आईडी भी है, ऑप्शन आईडी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको भी आप मैच कर सकते हो अगर किन्हीं का क्वेश्चन आगे पीछे होगा तो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई करेंटली। देखिए, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज करती है उसमें काफी सारे हैं। बैंक रेट है, रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कह रहा है प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे प्रिंसिपल है, ठीक है, सारे मुख्य प्रचलन में ही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था शायद, ठीक है। आप लोग देख लेना, इसमें ये सारा ही आंसर होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि रेपो रेट ही या बैंक रेट ही, नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है जी, है ना। कह रहा है स्ट्रिक्टली कनकेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इन इंटरवल आई इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई इंटरवल, है ना, लैम्डा क्या है, बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ना, कहीं दिया है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू ए प्लस लैम्डा इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस लैम्डा इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस लैम्डा फंक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। देखिए, अगर ये स्ट्रिक्टली कनकेव है, क्वासी कनकेव रहता अगर पूछा हुआ तो हम लोग ये तीसरा ऑप्शन सही कर सकते थे, ठीक है। बट यहां पूछा स्ट्रिक्टली कनकेव तो ग्रेटर होगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट है विच बॉडी डिसाइड्स
शेयर्स ऑफ स्टेट्स इन द टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर इन इंडिया, मतलब स्टेट सेंटर का फिनेंशियल रिलेशन कौन बॉडी संभालता है? सिंपल क्वेश्चन भाई, फिनांस कमीशन हमारा है, ठीक है, क्योंकि नीति आयोग का काम क्या है, वो तो प्लानिंग वगैरह बनाता है, कंट्री में डेवलपमेंट कैसे करना है, रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है डेनियल थॉर्नर रेफर टू कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट इन एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एट पब्लिक रिस्क, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एट पब्लिक रिस्क, ये इन्होंने रेलवे से संबंधित दिया था, क्योंकि इनका कहना था कि जो रेलवे जो है हमारा, ठीक है, उससे जो भी बेनिफिट होता था वो अपना खुद के लिए ले जाता था, यहाँ के जो लोग हैं पब्लिक है उसको कोई बेनिफिट उससे मिलता नहीं था। रेलवे से रिलेटेड इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट इन रेलवे एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एट पब्लिक रिस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर, कहता है इन कोरिलेशन वी मेजर दी, जब कोरिलेशन पढ़ते हैं, कोरिलेशन वेरिएबल एक्स और वाई होता है ना, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, कहता है जब एक्स में चेंजेस हुआ तो वाई में चेंजेस होगा, तो एसोसिएशन देखते हैं एक्स और वाई के बीच में, है ना, किस लेवल का एसोसिएशन है, हाई है, लो है, मॉडरेट है, ठीक है, तो ये बताता है डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कहता है गिवन द अजम्पशन, ये तो सिंपल पूछा हुआ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से, है ना, उसके जो गॉस मार्कोव थ्योरम था उसके प्रॉपर्टीज से है। पहला है द स्लोप एस्टिमेटर बीटा 2 कैप इज लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कहता है क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये सही है हमारा वैसे, ये ठीक है, ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 कैप इज इक्वल टू 0, बिल्कुल गलत है। हाँ अजम्पशन में था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई जो होगा ना वो 0 होगा, सॉरी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई जो है वो हमारा 0 होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई जो है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ये गलत है हमारा, ठीक है। नो लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है लोअर वेरिएंस देन ऑफ बीटा 2 कैप, बिल्कुल सही है, मतलब बीटा 2 कैप के पास ही मिनिमम वेरिएंस होगा। The estimator बीटा 2 कैप इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर बीटा 2, हाँ बिल्कुल उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, मतलब अनबायस्डनेस की प्रॉपर्टी भी बता रहा है ये मिनिमम वेरिएंस की प्रॉपर्टी बता रहा है, ये लीनियरिटी का फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी बता रहा है, तो 2 नंबर जो है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33, कहता है जब फिजिकल डेफिसिट, अच्छा इसमें निकालने बोला प्राइमरी डेफिसिट, मतलब फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोल रहा है प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए, तो आपको पता होगा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, तो फिजिकल डेफिसिट कितना है 53344 माइनस 10144, क्या होगा 4 में 4 माइनस 0, 4 में 4 0, 3 में 1 गया 2 बचेगा, 3 4 43,200, ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा है फॉर द यूटिलिटी फंक्शन एक्स वाई गिवन बजट कंस्ट्रेंट इतना, ऑप्टिमम बंडल ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, देखिए आपको एग्जाम में तो निकालना पड़ेगा ये, ठीक है, बाकी शॉर्ट में तुरंत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एम यू एक्स निकालो अपॉन एम यू वाई करो इक्वल्स पी एक्स अपॉन पी वाई करो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहीं पे होता है, तो एम यू एक्स क्या होगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई बचेगा, फिर जब इसको एम यू वाई के इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स बचेगा अपॉन पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है, यहाँ से किसी का वैल्यू निकाल लो, वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर हो जाएगा एक्स इंटू पी एक्स अपॉन पी वाई, क्लियर। अब बजट कंस्ट्रेंट में पुट कर दीजिए, क्या होगा m इक्वल्स पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई का मतलब कितना एक्स पी एक्स अपॉन पी वाई, तो पी वाई कैंसल, क्या होगा m इक्वल्स 2 पी एक्स इंटू एक्स, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा m अपॉन 2 पी एक्स, ठीक है, तो बस डायरेक्टली इसका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। देखो एक निकाल लिए ना, दूसरा कहीं पर वैसा मैच कर रहा था क्या,
m/2y py dx। अच्छा, ऑप्टिमम बंडल देखो, कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते कि ये भी वही है ये भी वही है। देखो थोड़ा सा अरेंज करना, एक्स गुड्स फिर वाई गुड्स, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है व्हाट इज ऑप्टिमम बंडल ऑफ कंजम्पशन ऑफ एक्स एंड वाई। पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, कहता है द एक्सपेंशन पाथ आइडेंटिफाई। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है पता है? अगर आपने पढ़ा होगा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, उसमें मिनिमम कॉस्ट पे ये आइसोक्वांट कर्व है हमारा, ठीक है। फिर अगर कॉस्ट हमारा बढ़ गया, प्रोडक्शन हम ज्यादा कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाते हैं, इसको एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं। कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट दिखाता है। क्या द लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, यही आंसर होगा, बाकी तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है द डेटा ऑन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर कलेक्टेड फॉर वन स्टेट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड 1990 टू 2010। 1990 से 2010 तक डेटा जो कलेक्ट किया गया स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है, वो किस प्रकार का डेटा है? ऑब्वियस सी बात है भाई, टाइम सीरीज डेटा होगा, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है, टाइम टू टाइम अगर किसी वेरिएबल को हम लोग क्या है का डेटा जो है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर है, स्टेटमेंट दिया है फिर से, क्या है? इन द शॉर्ट रन द राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये जो हमारा राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, ये हमारा मान लिया मार्जिनल कॉस्ट है, ये राइजिंग पार्ट बोल रहा है, इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट, है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है भाई? इन द शॉर्ट रन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करिए, जो फॉलोइंग पार्ट है इंप्लाइज एग्जिस्टिंग ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। नहीं, एमसी जब डिक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है उस समय, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 सही, 1 ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है Coase theorem states that as long as property rights are defined and enforced, bargaining between parties can ensure an efficient outcome in presence of externality। बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, Coase theorem का कहना है जो प्रॉपर्टी राइट अगर डिफाइंड हो ना, तो एक्सटर्नलिटी का जो प्रभाव होता है उसको दूर किया जा सकता है, सही है। रीजन द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट विथ बार्गेनिंग अमंग parties can resolve externality problem when the number of party involved is large। नहीं, large नहीं, small होगा तब, ये गलत है, और 3 होगा आंसर। A is correct but R is not correct, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कंसीडर एन इकोनॉमी विथ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स्ड प्राइस लेवल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ राइज इन फॉरेन इंटरेस्ट रेट ऑन आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो लोग वहां इन्वेस्ट करने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, आउटपुट कम हो जाएगा, डिक्लाइन होगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर है, इसमें मैच करना कह रहा है, ठीक है, कह रहा है द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व फॉर 2 बैट्स, मतलब 2 बैट प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, है ना, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, सिचुएशन क्या बनेगा हमारा। देखो अगर दोनों ही बैड प्रोडक्ट है तो वैसे केस में, बैड प्रोडक्ट के केस में जो शेप बनता है, ठीक है, वो कैसा बनेगा। देखो अगर मान लीजिए ये हम लोग बना लिए, दिस इज कनकेव इंडिफरेंस का मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटाना पड़ेगा, फिर एक बढ़ रहा है दूसरा उससे और ज्यादा घटाना पड़ेगा, ताकि सेम लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बनी रहे। तो दोनों बैड रहेगा तो हमारा कनकेव टू दी ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व फॉर 1 गुड एंड 1 बैड, अगर एक अच्छा एक बुरा वस्तु है, ठीक है, तो अपर स्लोपिंग होता है। देख लो मिला करके 2 3 कहीं ऑप्शन नंबर 2 में है, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर है। बाकी आप इसका अगर आंसर चेक करना चाहते हैं HR वेरिएंट का बुक में एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, बने रहिएगा, हर क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।